गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पर आप लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग इस टाइम पर पढ़ते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम का एनालिसिस या सिलेबस का एनालिसिस विश्लेषण हम लोगों ने किया। हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया कि हमें किस तरीके से किसी भी टॉपिक को पढ़ना है और मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने उस सिलेबस को समझने की कोशिश करी है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग जो देखेंगे, जैसे कि कल की क्लास ख़त्म करने से पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज जो है हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कल की क्लास को एक बार रिवाइज कर लें कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। तो कल हम लोगों ने देखा कि सिलेबस में कौन कौन से आयोग हम लोगों को पढ़ने हैं, यही सिलेबस मेंस को कितना कवर करते हैं, कि मेंस की कौन सी यूनिट का कौन सा भाग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कवर करेगा। तीसरी चीज़, हम लोगों ने जितने भी आयोग या जितने भी कमीशंस हम लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 10 में दिए हुए हैं, उन सभी को हम लोगों ने दो अलग अलग भागों में बांट दिया। दो अलग अलग भाग कौन कौन से थे? तो एक तो संवैधानिक भाग की संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी है, और दूसरी हम लोगों ने गैर संवैधानिक संस्थाओं में उनको बांट दिया। और गैर संवैधानिक संस्थाओं को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक था सांविधिक निकाय और दूसरा जो था वो कार्यकारी निकाय है। कल बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोगों ने इसको समझ लिया है। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले जाकर पहला लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। डायरेक्ट इस पर आने की कोशिश न करें। ये स्लाइडें भी हम लोग देख चुके थे, सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। कार्यकारी निकाय क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कल समझ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि आज के लेक्चर में हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में एक गहन अध्ययन करेंगे, एक डीप स्टडी करेंगे। सारी चीजें कि कैसे मेंस के क्वेश्चन उससे बनेंगे, प्रीलिम्स से क्या फैक्ट आपसे वो पूछ सकता है, सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले कि निर्वाचन आयोग क्या है और निर्वाचन आयोग की ज़रूरत हमें क्यों है, क्या पृष्ठभूमि है इसकी। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है या एक लोकतंत्र वाला देश है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है या लोकतांत्रिक देश है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ मैं कि विश्व का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र कहीं है तो वो भारत में है। और ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। मतलब अगर कोई शासन आपके ऊपर कर रहा है तो वो जो इंसान है वो लोगों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ी जो विशेषता है वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना होता है। और यही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जो बात है, यही जो संविधान सभा में जब हमारे जो संविधान सभा के जो मेंबर थे जब वो बैठे तो उन लोगों को भी लगा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता है, एक निकाय की आवश्यकता है जो इस पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। तो वहीं से ये आइडिया आया कि एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ठीक। तो आपको ये समझ आया कि निर्वाचन आयोग क्या है और निर्वाचन आयोग की आवश्यकता क्यों है। तो निर्वाचन आयोग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है निष्पक्ष चुनाव कराना, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही एक चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की हमें आवश्यकता पड़ती है। यही बात जो संविधान सभा के मेंबरों को भी समझ आई और उन लोगों ने निर्वाचन आयोग संविधान के अंतर्गत डाल दिया। हमें इस सिलेबस में क्या पढ़ना है उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो सिलेबस में है, देखो ठीक, हमें जो ठीक है, हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो जब सिलेबस हम लोगों ने देखा था तब भी हम लोगों ने देखा था एक तो राष्ट्रीय
और दूसरा जो है वो प्रादेशिक पढ़ना होता है, प्रादेशिक पढ़ना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, और प्रादेशिक स्तर पर हम लोग पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। आज की जो क्लास होगी हमारी वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में होगी पूरी तरीके से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार फैक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो उसी टाइप का जो फैक्ट मुझे निर्वाचन आयोग से संबंधित मिला तो मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि चुनाव जो है, क्या चुनाव आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक कथन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या है कि जो चुनाव है समाज के पीड़ित वर्ग, समाज के जो पीड़ित वर्ग है उनके हाथों में हथियार के समान है, या उनके हाथों में हथियार है, तथा मताधिकार, मताधिकार मतलब वोट डालने का जो अधिकार है, उन्हें राजनीतिक और कानूनी समानता प्रदान करते हैं। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर भविष्य में प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है, या मेंस में अगर कभी कोई पूछे, कोई अगर 11 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो हम लोग यहाँ पर वो डाल सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो चीजें कही गई है, स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स का जो बनेगा वो ये स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा और बोलेगा, पूछा जाएगा आपसे कि बताइए निम्न में से किस व्यक्ति ने इस स्टेटमेंट को बोला है, तो आपको उसमें से नाम ढूंढना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि जो चुनाव जो है वो हथियार के समान है, किनके हाथों में, पीड़ित वर्गों के हाथों में, और जो मताधिकार है मतलब वोट डालने की जो इनकी शक्ति है वो उन्हें राजनीतिक और कानूनी जो है वो अधिकार समानताएं प्रदान करता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में चलिए यहां से स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ठीक, ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, यही सारी चीजें पृष्ठभूमि में आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो मैंने बताया आपको कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जब संविधान सभा को लगा कि भारत देश में भी एक ऐसी बॉडी या एक ऐसे आयोग की आवश्यकता होनी चाहिए, तब जो भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने संविधान में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान डालने का निश्चय किया। और उसी के साथ 25 जनवरी, ये डेट आप याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट अभी ही बताऊंगा। ठीक है, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत स्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में किसका गठन कर दिया गया, निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया गया। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हैं कि क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए कि मैंने कहा कि संविधान सभा के मेंबरों ने या संविधान के अंतर्गत इसके गठन का प्रावधान किया गया, तो पहला फैक्ट आपका क्या होगा कि हाँ सर, पहला फैक्ट ये है कि निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। ठीक है, पहला फैक्ट क्या हो गया कि संवैधानिक निकाय है। दूसरा फैक्ट क्या हो गया, दूसरा फैक्ट आप लोगों के लिए रहेगा कि बताओ स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई। तो स्थापना की तारीख में आपको बताया कि स्थापना कब हुई भाई साहब, तो स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950। ये हो गया दूसरा फैक्ट। तो तीसरा फैक्ट जो है, तीसरा फैक्ट क्या है, तीसरा फैक्ट प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति क्या है, पहली जो है वो संवैधानिक, जो आप लोग देख ही चुके हैं, संवैधानिक। दूसरा जो है स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। तीसरा जो है वो निष्पक्ष निकाय है। ये इसकी प्रकृतियां है।
ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का कि बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग की का गठन है वो किस तारीख को हुआ, सीधे सीधे डेट आएगी। अगर आपको वहां डेट याद नहीं है 25 जनवरी 1950, मतलब गड़बड़ है। वहां आप a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे कि ये फॉर्मूले में मैं कुछ पुट करूं और मुझे आंसर मिल जाए। वहां तो ये चीज रटी होगी डेट, तो आंसर कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन गलत लगा कर आओगे। इस बात को आप समझिए। तो जितनी भी डेट है, मैं बहुत कम डेट आप लोगों को याद कराऊंगा, लेकिन जितनी याद करना होगा वो तो करना ही होगा। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना या गठन की जो दिनांक है 25 जनवरी 1950। दूसरी चीज संवैधानिक निकाय है। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइए निम्न कथनों में से भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन गलत है। 4 कथन आपके पास लिखे आएंगे कि बताइए ये संवैधानिक निकाय है, ये असंवैधानिक निकाय है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, या बोला जाएगा कि सांविधिक निकाय है या कार्यकारी निकाय है। उसमें से आपको सही जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। तो जब आपको पता होगा तभी आप इसे सही टिक कर पाओगे। प्रकृति के बारे में पूछ लेगा कि बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो ये चीजें आप नहीं समझ सकते, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको सब समझाया कि संवैधानिक निकाय क्या है, सांविधिक निकाय क्या है, कार्यकारी निकाय क्या है, गैर संवैधानिक निकाय क्या है। ठीक है, इतनी बातें समझ आई आपको? ठीक, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि देखिए जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कार्य हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चुनाव ये संपन्न कराता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही आप ये दिमाग में एक बांध लें कि आपके पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव से इस जो निकाय हम लोग पढ़ रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो पंचायत के चुनाव हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हैं, इनके चुनाव संपन्न कराने के लिए संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में भी हम लोग आने वाले जो क्लासेस है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पंचायत के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनावों से इसका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ठीक, इतनी बात आप दिमाग में डाल लो। बाकी जो सारी चीजें वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आगे आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर वही सारी चीजें कि उल्लेखनीय है कि राज्य के जो पंचायत है और नगरीय निकायों के जो चुनाव है उनसे किसी भी प्रकार का इसका कोई संबंध नहीं है। जो पंचायतों के लिए चुनाव के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में। अब यहां पर देखो, ये क्या हमें याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि आप पहली बार तो इसको यहां पढ़ लो, यहां पर, और दूसरी बार यहां पर। ठीक है, तो पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो आपको कहां मिलेगा? 243 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में। और जो नगर पालिका या नगर निगम या नगरीय निकायों के लिए जो चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन का जो प्रावधान है वो 243ZA। ठीक है, 243ZA, ये 2 अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। अभी के लिए इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप अभी ये याद रखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें अभी सर ने बताया है कि अभी सिर्फ 2 अनुच्छेद याद रखना है। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग 243K, नगरीय निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग 243ZA। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जब हम इसे पढ़ेंगे यकीन मानिए तब तक आपको याद हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको आगे समझ आए। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि देखिए सामान्य परिचय की बात कर लें, मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सामान्य परिचय की बात देखिए, सामान्य परिचय यह है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है, यह आपको याद रखना है। स्वायत्त निकाय है, निष्पक्ष निकाय है। निष्पक्ष निकाय का मतलब यह है कि निष्पक्ष निकाय का मतलब यह है कि किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, कि सभी को बराबर मानेगा और सभी को एक समान ट्रीट करेगा। ठीक है, और निष्पक्ष मतलब सबके लिए समान कार्य करेगा, निष्पक्ष निकाय है। स्वतंत्र निकाय मतलब जो अपने नियम हैं, जो अपने कानून हैं, जिस तरीके से उन्हें चुनाव संपन्न कराना है वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त निकाय है, निष्पक्ष निकाय है, प्लस संवैधानिक निकाय है। ये और ऐड कर लीजिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। संवैधानिक निकाय है, ठीक है,
ये हो गए इसके लिए वो। फिर हम लोग अनुच्छेद की बात करें कि सर आपने बताया कि संवैधानिक निकाय तो ये है, लेकिन आप तो हमें बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद? 324, ठीक है, या 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमें मिलता है। भाग भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए कहां पर वर्णन है, तो भाग 15। अनुच्छेद 324 से लेकर जितने भी 29 तक जितने भी निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है वो इन्हीं अनुच्छेदों में आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, मैं कहता हूं रट लो। क्या? भाग 15, भाग 15, ठीक है, 2 सेकंड। भाग 15 और अनुच्छेद कहां से कहां तक? 324 से 329। ये चीजें तो रटनी ही पड़ेगी, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अनुच्छेद आपको रटने ही पड़ेंगे। कैसे रटने पड़ेंगे? सिंपल क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो ये समझिए कि अगर आप यही क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे तो बाकी लोग ये सब क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, तो आप वैसे ही लोगों से पीछे हो जाओगे। तो जो चीजें लोगों से बन रही उतनी तो हमसे बनना ही चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं। अनुच्छेद 324 से 329, भाग कौन सा? भाग 15, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और स्थापना में आपको गठन आपको बता ही चुका हूं, क्या डेट बताया हूं? 25 जनवरी 1950, ठीक। इस स्लाइड में इतनी सारी चीजें आपको लोगों को समझ आई। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या डाउट है क्या नहीं है। इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है ये पेज, आप समझिए। जो बेसिक जो चीजें हैं वो इसी से है सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या है। मुख्यालय पूछ लिया जाएगा आपसे सीधे सीधे कि बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में। अब जो फैक्ट है ये सिंपल फैक्ट है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता दोस्त, ये फैक्ट है, इनको याद ही करना पड़ेगा। समझाने लायक जो चीज होगी मैं आपको वो समझाऊंगा। तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि बताइए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये नाम आपको याद रखना है, सुकुमार सेन। ये इनकी फोटो है, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। और भारत में जो पहले चुनाव का आयोजन इस चुनाव आयोग के द्वारा जो किया गया था वो किया गया था 1951 से 52, मतलब 1951-52 में प्रथम चुनाव का आयोजन किया गया था। हाँ, जो समझाने वाली चीज है वो ये है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। नोडल मंत्रालय है विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है। ये चीजें है, आपको इन चीजों में डाउट हो सकता है, तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब नोडल मंत्रालय का मतलब क्या है? नोडल मंत्रालय का मतलब ये है कि कोई भी संस्था जो है वो किसी न किसी एक मिनिस्ट्री, किसी न किसी एक मंत्रालय के अधीन होकर काम करती है। तो मंत्रालय मतलब केंद्रीय मंत्रालय की बात हम लोग कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या मंत्रालय की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही मंत्रालयों में एक मंत्रालय जो है वो है विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक है। जो नियम बनाने और न्याय करने के संबंधित जो भी न्यायालय है उसके अंतर्गत हमारा आता है भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो नोडल मंत्रालय कौन सा हो गया? विधि एवं न्याय मंत्रालय। इस स्लाइड में जो याद रखने वाली चीज है, हेडक्वार्टर दिल्ली, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। दूसरी चीज 1951 में पहला चुनाव करवाया, और जो उसका मंत्रालय है वो कौन सा है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, ठीक। सर इतनी सारी चीजें आप हमें बता रहे हो कि हाँ निर्वाचन आयोग ये, निर्वाचन आयोग ये, आपने मना कर दिया कि निर्वाचन आयोग जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसका पंचायत और नगर निगम से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ये काम क्या करता है कि ये जो निर्वाचन आयोग है या भारतीय निर्वाचन आयोग है ये क्या काम करता है? आइए उसको भी समझ लेते हैं कि क्या काम करते हैं। जो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप इसकी गहराई को समझिएगा, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के भी क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या मेंस में आपसे पूछ सकते हैं, प्री के भी क्वेश्चंस बताऊंगा कि प्री में क्या क्वेश्चन इस स्लाइड से आपका बन सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसके ये देखिए कि ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो कौन कौन से चुनाव कराता है। तो सबसे पहली चीज लोकसभा के चुनाव, या इसी को हमारे द्वारा कहा जाता है आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव। लोकसभा के जो भी चुनाव हैं वो संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की है। पहला काम सबसे पहले लोकसभा का चुनाव या आम चुनाव।
दूसरा, राज्यसभा के चुनाव भी इसके द्वारा किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर राज्यसभा कैसे चुनाव होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटी में हम लोग समझेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य है वो किस तरह से चुन कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोगों ने वोट नहीं देते। मैं बताता हूँ, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं उस क्षेत्र में एक सांसद होगा, ठीक है, एक सांसद होगा जो आपका जनप्रतिनिधि कहलाता है, वो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है संसद में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। वो सांसद भी दो टाइप के होते हैं, राज्यसभा का सांसद और लोकसभा का सांसद। तो जो लोकसभा के चुनाव में हम लोग लोकसभा के सांसद को वोट देते हैं और वो वहाँ प्रतिनिधित्व कराता है, तो वो सांसदों के जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्यसभा के जो चुनाव है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का चुनाव, ठीक है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन। अरे सर राज्य विधानमंडल मतलब क्या? तो राज्य विधानमंडल का मतलब आप समझिए कि जिस प्रकार से संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद, और दूसरा जो होता है, दूसरा सदन जो होता है वो कहलाता है विधानसभा। विधानसभा, ठीक है, ये दो सदन होते हैं। सर हमने मध्य प्रदेश में तो नहीं सुना कि हमेशा हमने सुना है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सदनीय जो व्यवस्था है वो है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन का जो विधेयक है वो पास तो हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है कि क्या बताना है, आप लोगों को बताना है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद एग्जिस्ट करती है, ठीक है। विधान परिषद, इन राज्यों के पूरे नाम मैं आपको बता देता हूं, कैसे 8 राज्य हैं और इनके आपको नाम हमें बताना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से वो राज्य है जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग देखें कि राज्य विधानसभा के दोनों सदनों का चुनाव ये करवाता है, राष्ट्रपति के पद का चुनाव ये करवाता है, उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव इसके द्वारा करवाया जाता है। यही सारी चीजें हैं। देखिए ये जो चीजें लिखी हुई है यहां, अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन सा चुनाव संपन्न नहीं कराता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव, तीसरा रहेगा नगर निगम के चुनाव। तो आपको अगर पता होगा कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव संपन्न कराता है, तो आप ऑब्वियसली है कि 4 ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन है उसे ढूंढ पाएंगे। तो जब भी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ें तो आपको उस टॉपिक को पढ़ते से ही समझ आना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकता है और क्या क्वेश्चंस इससे बनने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर मेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मेंस का क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है कि बताइए चुनाव आयोग के कार्य के 3 कार्य बताइए, चुनाव आयोग के 3 कार्य, ये भी पूछ सकता है या बोल सकता है कि बताइए निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव को संपन्न कराता है, कोई 3 लिखिए, 3 नंबर में, 5 नंबर में, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जो टॉपिक है उसकी गहराई को समझिए कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा और कैसे प्री में बनेगा, कैसे मेंस में बनेगा। अब देखिए मैंने आपको बता तो दिया कि भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख मिलता है। अब इन अनुच्छेदों के अंतर्गत क्या क्या लिखा है, मैंने कहा ही था कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप करने वाले हैं, ताकि कोई भी चीज़ एग्जाम से हमारे छूटे ना। इसीलिए इन अनुच्छेदों को भी हमें
बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और वही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई अनुच्छेद आता है तो वो अनुच्छेद 324, जो चुनाव आयोग से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है 324। भाग कौन सा है भाई साहब? भाग जो है वो 15वां भाग है, संविधान का 15वां भाग, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में ये कहा गया कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। अब ये निर्वाचन आयोग होगा, ये निर्वाचन आयोग क्या काम करेगा आपको पता है, सारी चीजें मैं पहले बता ही चुका हूं। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में इतना कहा गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। सिंपल सी बात, अगर आपसे पूछे कि बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आपको लिखना होगा 324। फिर बात करें अनुच्छेद 325 के बारे में, तो इसमें कहा गया 4 आधारों पे। कौन से आधार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 आधार, धर्म, मूलवंश, लिंग और जाति। ठीक है, इन 4 आधारों पे अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जाति के आधार पर किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कही है। अगर हम लोग किताबी भाषा में इसको देखें तो ये इसमें कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक नामावली मतलब जब भी आप लोग अगर देखेंगे, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव होने से पहले अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपकी पंचायत में एक लिस्ट आती है। ठीक है, उस लिस्ट में आपका नाम रहता है कि आपको जाकर फलाना दिन आपको वोट डालना है। ठीक है, तो वो जो लिस्ट आती है वही कहलाती है निर्वाचक नामावली। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर अगर कोई इंसान है, मान के चलिए कोई कुछ किसी जाति से या लिंग के आधार पर मतलब ऐसा बोल दिया गया कि आप महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, तो आपको निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 में बोला गया है ना तो धर्म के आधार पर कि आप हिंदू हो तो आप वोट डाल पाओगे, आप मुस्लिम हो तो आप वोट नहीं डाल पाओगे, आप ईसाई हो तो वोट नहीं डाल पाओगे, इस तरीके की बातें नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, मूल वंश, मतलब आप किसी विशेष क्षेत्र से रह रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र का आपका मूल वंश है तो आप वोट नहीं डाल पाओगे, ये भी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। लिंग, मैंने बताया महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, LGBT ग्रुप, इस आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज़ में भेदभाव नहीं किया जाएगा? निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए कभी इसको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही कोई अगर विशेष जाति, विशेष मूलवंश या विशेष धर्म से हो तो भी उसे किसी भी प्रकार का वो दावा नहीं कर सकता कि मुझे निर्वाचक नामावली में शामिल होना है। अगर वो अपात्र है तो वो अपात्र ही रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ आई। क्या बोला गया अनुच्छेद 325 में कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचक नामावली में शामिल होने से के संबंधित जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा या उसे अपात्र नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 326 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 326 में बोला गया कि वयस्क मताधिकार से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं। वयस्क मताधिकार क्या होता है? वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अब देखिए, हर इंसान तो आप लोगों के लिए यहाँ भी वोट नहीं डालता है। एक उन लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि कुछ एज के हिसाब से, कि बोला गया कि 18 वर्ष के जो व्यक्ति है, कोई भी भारतीय नागरिक अगर 18 वर्ष का हो जाता है, 18 वर्ष का अगर हो जाता है, उसके बाद वो निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाएगा और वो वोट डालने का उसको अधिकार मिल जाएगा। वयस्क मताधिकार इसको बोला जाता है। वयस्क मतलब 18 वर्ष की जो भी आयु है, इनको भारत में वयस्क माना जाता है। तो 18 वर्ष के आयु वाले मताधिकार मतलब वोट डालने का जो अधिकार है 18 वर्ष के बाद आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो वयस्क मताधिकार के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 326 में। वोट डालने का अधिकार आप मानिए इसको। और इसके संबंधित मैं आपको बता दूं कि
एक जो वो संविधान संशोधन है ये आपको याद रखना है। वो संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, 69th, सॉरी यार कंफ्यूजन है इसमें, 2 सेकंड देख लेते हैं। हाँ 61वां ही था, सही है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, इससे संबंधित जो संविधान आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989। इस 1989 से पहले जो भारत में वयस्क माना जाता था वो 21 वर्ष की आयु के लोगों को माना जाता था। मतलब ये कि 1989 तक सिर्फ 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे वही लोग वोट डाल पाते थे। लेकिन फिर भारतीय संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया और 61वां संविधान संशोधन 1981 किया गया और इसके तहत जो वयस्कता की जो उम्र है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और बोला गया कि अब 18 वर्ष की आयु जो भी व्यक्ति, भारत का जो भी नागरिक इसको पार कर जाएगा वो वोट डालने के लिए उसे उसका मताधिकार मिल जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 325 हमने देखा, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में कहा गया। फिर बात करें अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 मतलब इसमें बोला गया, क्या बोला गया, जो चुनाव है, संसद के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में जो निर्वाचक है या जो कौन कौन इसमें शामिल होगा या निर्वाचक नामावली जो तैयार की जाती है इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसके संबंध में उपबंध बनाने की, मतलब नियम बनाने की संसद की शक्ति है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर इतना याद रखिए कि जो भी निर्वाचक नामावली या जो भी निर्वाचकों के संबंध में जो भी नियम या कानून बनाने की जो शक्ति है वो 327 में जो है वो संसद की शक्ति है और 328 भी इससे ही संबंधित है। इसमें विधानमंडलों को शक्ति दी गई कि आपके राज्य में अगर कोई विधानसभा चुनाव है तो आप उसमें निर्वाचकों के संबंध में अगर कोई नियम या उपबंध करना चाहते हैं तो उससे विधानमंडल को भी शक्ति दी गई। विधानमंडल में बार बार नहीं समझाऊंगा, विधानमंडल मतलब विधान परिषद प्लस विधानसभा आपके राज्य की। ठीक है, तो इनको भी शक्ति दी गई। ठीक है, तो आपको दो जो ये जो दो अनुच्छेद है इसमें आपको याद रखना है, पहला 327 में है संसद की शक्ति और 328 में है विधानमंडल की शक्ति। ठीक है, फिर अनुच्छेद 329 क्या कहता है, निर्वाचन आयोग से संबंधित आखिरी अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 329 क्या कहता है, अनुच्छेद 329 कहता है कि निर्वाचन के संबंधित, मतलब चुनाव से संबंधित किसी भी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, मतलब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेगा, सीधे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए चुनाव आयोग से के संबंध में न्यायालयों का हस्तक्षेप किस अनुच्छेद के तहत वर्जित किया गया है। आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए, अनुच्छेद 329। ये चीजें समझ आई, मतलब बाकी चीजें आप यहाँ पे स्लाइड में लिखी हुई है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर यही की यही स्लाइड आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। आप वहां भी एक रीडिंग इससे मार सकते हैं। अभी तक जितने भी अनुच्छेद जो पढ़े हमने एक बार रिकॉल कर लो। क्या रिकॉल करना है, तो भाई साहब समझिए, पहला अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 325 क्या, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए किसी को भी अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 326 में बोला गया वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया। 27 में संसद की शक्ति, 28 में विधानमंडलों की शक्ति और 29 में न्यायपालिका का हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है। इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर इतनी बात याद हो गई तो इसके बाद हम लोग आगे की स्टडी को जारी रखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए अनुच्छेद 324 में तो ये बोल दिया गया था कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसके काम भी बता दिए गए कि राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, या बोला गया कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं के चुनाव जो है वो करवाएगा। तो सारी चीजें बताया गया। लेकिन अनुच्छेद 324 में जब बोला गया कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा तो कैसा होगा, किस प्रकार की उसकी संरचना होगी, कौन कितने सदस्य होगा, कितने मेंबर होंगे, कौन इनकी नियुक्ति करेगा, ये सारे जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ही दिए गए हैं
उन्हीं के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि एक बार देखना ही होगा, क्योंकि हमें संरचना समझना है, हमें उनका कार्यकाल समझना है, सारी चीजें समझनी है। ठीक, तो अनुच्छेद 324 में सबसे पहली भाग 15, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि भाग 15 में है, और भाग 15 के अनुच्छेद 324 का जो सब क्लॉज 1 है, अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 1, इसमें ये बोला गया, क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया कि संसद मतलब बताओ, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन लोगों से मिलकर, ये इन तीन चीजों से मिलकर बनती है संसद। संसद का मतलब ये, ठीक है। इसके बाद राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल में क्या, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में बात हम लोगों ने कर ही ली। उपराष्ट्रपति, ये समझिए क्या लिखा गया, अनुच्छेद 324 में लिखा गया कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सब क्लॉज 1 में उन्होंने क्लियर कर दिया कि कौन कौन से चुनाव ये निर्वाचन आयोग करवाएगा। दूसरी चीज, अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2, ठीक है, अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 में ये बोला गया कि संरचना के बारे में, कि चुनाव तो करवाएगा लेकिन इसमें कितने लोग होंगे, किस प्रकार का कि इसकी संरचना होगी, कैसे इसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 में बोला गया। और क्या बोला गया तो समझिए, इसमें बोला गया कि जो निर्वाचन आयोग होगा वो 3 सदस्यीय होगा। इसमें एक, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ये जो यहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 2 में बोला गया कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और साथ में अन्य आयुक्त होंगे। अभी ये 2 न लिखिए, ठीक है, अभी ये लिख दिया है यहाँ, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे पहले 1 सदस्य होती थी और बाद में ये 3 सदस्यीय होगा। तो इन्होंने बोला कि अन्य चुनाव आयुक्त, मतलब एक जो होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और उसके साथ अन्य चुनाव आयुक्त होगा, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा करेगा। और ये संख्या भी जो है वो कौन निर्धारित करेगा, तो ये संख्या भी जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। मतलब आगे चलकर 10 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 11 सदस्यीय, जितने भी चाहे, राष्ट्रपति को अगर लगे कि चुनाव आयोग का जो भार है, कार्य का जो भार है वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो हो सकता है 20, 15, 25 जितने भी सदस्य हैं, ये कौन निर्धारित करेगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इस स्लाइड से, पहला क्वेश्चन कि बताइए निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किस में निहित है। तो किस में निहित है, संसद में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित है, या मंत्रिपरिषद में निहित है, या चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति में निहित है। अगर आपने ये लेक्चर लिया है तो आप कभी इस चीज़ को गलत नहीं कर पाएंगे। आप सीधे सीधे बताएंगे कि सर हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, हमने ये चीज़ें एग्जाम ओरिजिनल के चैनल पे पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रपति के अंदर ये शक्ति निहित है, तो यही जो चीज़ें है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। वर्तमान संरचना की बात करें तो वर्तमान में जो है वो निर्वाचन आयोग की जो संरचना है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, या मुख्य चुनाव आयुक्त है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। मतलब वर्तमान में कैसी संरचना है चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग की संरचना है 3 सदस्यीय। ये भी एक क्वेश्चन है कि बताइए वर्तमान में चुनाव आयोग की संरचना कितने सदस्यीय है, तो या चुनाव आयोग में कितने सदस्य है, तो आपको याद रखना है 3 सदस्य है। इतनी बातें समझ आई। देखो कुछ चीजें आप समझ लो, आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे, 2 सेकंड, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, बताइए। तो 25 जनवरी बताइए 1950, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन करवाया गया, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 से कब तक, समझिए कब तक, तो 15 अक्टूबर
15 अक्टूबर 1989, ठीक है। 25 जनवरी से 15 अक्टूबर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था, ठीक है। कैसा था? एक सदस्यीय था, मतलब इसमें अन्य आयुक्त नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था, ठीक है। ये बातें समझ आई। कब से कब तक? 1989 तक। 1989 तक जो था ये एक सदस्यीय ही हुआ करता था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1990 तक क्या हुआ? एक जनवरी 1990 तक जो था वो क्या हो गया? 1 जनवरी 1990 तक इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया, इसमें 3 मेंबर होने लगे, ठीक है, 3 मेंबर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि 1 जनवरी यहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर 30 सितंबर 1993, ये एक ही मेंबर इसमें रहा। कितने मेंबर रहे? एक। और इसके बाद वापस से 3 मेंबर हो गया, जो आज तक चलते आ रहा है। तो क्या प्रोसेस हुई? 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय रहा, 1989 से 1990 तक 3 सदस्यीय हो गया, फिर 1990 से 93 तक एक सदस्यीय रहा, और 1993 के बाद जो है ये जो आयोग है ये 3 सदस्यीय हो गया, और वर्तमान की संरचना भी उसी टाइप से चलती आ रही है, ठीक है। जो स्लाइडों में जो इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बता दूं, मूलतः एक सदस्यीय था। जब भी संविधान का निर्माण हुआ था एक सदस्यीय थी, वही बात उन्होंने बोला कि 25 जनवरी, ठीक है, समझिए 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक कितने सदस्यीय था? एक सदस्यीय निकाय था। उसके बाद अब देखिए हुआ क्या था कि 61वां संविधान संशोधन, मैंने आप लोगों को बताया कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार या वयस्कता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और जैसे ही 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ चुनाव आयोग के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। अब आप बोलोगे कैसे वर्कलोड बढ़ गया? तो जो 18 से 21 के बीच के आयु वाले जो व्यक्ति थे ये सब मताधिकार के अधिकार में आ गए, या ये इन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिल गया, तो और ज्यादा जनसंख्या जो है निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। तो जब उनका वर्कलोड बढ़ा तो राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि वर्कलोड को कम करने के लिए जो चुनाव आयोग एक सदस्यीय है उसे 3 सदस्यीय बना दिया जाए। तो वही हुआ कि 1989 में क्या हुआ? ये 61वां संविधान संशोधन के बारे में मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं कि आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। साथ ही 2 आयुक्तों की सिफारिश भी की गई। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। फिर क्या हुआ? 89 से 90 तक मैंने आपको बताया ही, ये 3 सदस्यीय हो गया। फिर 1 जनवरी 1990 को वापस एक सदस्यीय हो गया, और 1 जनवरी 1990 से लेकर 30 सितंबर 1993 तक ये एक सदस्यीय रहा, और 1 अक्टूबर 1993 से आज तक जो है वो पुनः 3 सदस्यीय हो गया। और आज तक जो चुनाव आयोग की जो संरचना है वो 3 सदस्यीय ही है, 3 सदस्यीय है, जिसमें से 1+2 हम लोगों ने लिखेंगे, हमेशा 3 नहीं बोलना। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है, तो आप बोलना 1+2। 1+2 मतलब एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दूसरे होंगे अन्य आयुक्त, ठीक है। एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे जो होंगे वो अन्य आयुक्त होंगे, ठीक। सब क्लॉज देख लिया, कौन कौन से सब क्लॉज देख लिए? सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, 324 का सब क्लॉज 1 देखा, सब क्लॉज 2 देखा कि कैसी संरचना होगी और उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो नियुक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नियुक्ति देखो, संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को लगे कि संख्या को बढ़ा देनी चाहिए तो राष्ट्रपति उसको बढ़ा देगा। तो नियुक्ति के बारे में देखें तो इसमें बोला गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त
व अन्य चुनाव आयुक्त। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब सर आपने वो जो लिखा था 1+2, इसमें से जो ये 1 वाली जो चीज़ है वो ये है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त। अन्य आयुक्त मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? स्टार लगा लो भाई साहब, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इतने क्वेश्चन बनेंगे ना, आप समझिए। निम्न में से कौन सा कथन निर्वाचन आयोग के संबंध में गलत है? यह एक संवैधानिक निकाय है, इसके जो सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या आपसे और भी, या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर स्टार मैंने लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति। लोग संसद बोले मना कर देना, लोग बोले नहीं नहीं प्रधानमंत्री करता है, आप बोलना नहीं नहीं राष्ट्रपति करता है। कोई अगर रात में 2 बजे भी उठाकर पूछे कि बता ये क्या है, तो बोलना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति। गहराई को समझिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन गलत करा जाती है। ठीक, फिर बात करेंगे सब क्लॉज 3 के बारे में। इसमें बोला गया, देखिए फिर वही बात बार बार आ रहा, सर ये तो आप क्या बोल रहे हैं, ये 1+2 आप बार बार क्यों लिख देते हैं? तो यही, ये जो 1 वाले जो है ना, ये 1 वाले भाई साहब कौन है? ये 1 वाले भाई साहब है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसमें सब क्लॉज 3, 324 के सब क्लॉज 3 में क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि जो ये 1 वाले भाई साहब है, ये 1 वाले मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे वो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होगा या प्रेसिडेंट होगा। मतलब जो चेयरमैन होगा या चुनाव आयोग का जो चेयरमैन होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होगा। ये चीज़ भी लिखी हुई है अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 3 में। फिर अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 4 में क्या लिखा हुआ है सर? तो इसमें ये बोला गया कि देखो ये 3 लोग तो है ही, लेकिन अब मानिए कि किसी राज्य में चुनाव कराना संपन्न, एक साथ 4-5 राज्यों में चुनाव है, और अलग अलग राज्यों में जब चुनाव है तो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग अधिकारी या प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर, कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु, निर्वाचन आयुक्त मतलब जो भी हमारे ये 3 लोग हैं, इनकी सहायता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, एक एक शब्द में गहराई है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन बनेगा कि बताइए चुनाव आयोग में मुख्य या निर्वाचन आयुक्तों की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सलाह कौन देता है? निर्वाचन आयोग। हर चीज़ छोटी छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई है। हर चीज़ रटने की कोशिश मत करना, इनको समझने की कोशिश करना कि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करनी है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा। ये प्रादेशिक जो आयुक्त है ये काम क्या करेंगे? तो ये काम करेंगे निर्वाचन आयुक्तों की सहायता करेंगे। जो भी काम ये लोग बोलेंगे वो काम ये करेंगे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 5 में बोला गया कि ये जो भी लोग हैं, कौन लोग? 1+2, 1+2 मतलब एक जो है वो हमारे अध्यक्ष महोदय है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, और ये जो 2 है ये अन्य चुनाव आयुक्त। इनकी सेवा शर्तें, सेवा मतलब ये क्या क्या काम करेंगे, इनकी क्या क्या शर्तें हैं। पदावधि मतलब कार्यकाल, पदावधि मतलब कार्यकाल, ठीक है। त्याग पत्र मतलब अगर इनको काम छोड़ना है, इनको उस पद से इस्तीफा देना है तो क्या करेंगे, या इनको पद से हटाना है तो क्या करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 5 में बोला गया है कि ये सारी चीज़ें जो है वो है कि इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन जो है वो संविधान में दिया गया है। अब देखिए इस सब क्लॉज में ये नहीं बताया गया कि कैसे पद से विमुक्त करेंगे, कैसे त्यागपत्र, कितना इनका टर्नओवर होगा, क्या इनकी सेवा शर्तें होंगी, लेकिन इस अनुच्छेद में ये बोला गया कि इन सभी चीज़ों को निर्धारित करने की जो शक्ति है, ये देखो मुख्य चुनाव आयोग, इनकी सेवा शर्तें, पदावधि को निर्धारण
की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है कि ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर। संसद में क्या? लोकसभा, राज्यसभा। तो इनमें बोला गया कि सेवा शर्तें, पदावधि, त्यागपत्र, इन सभी के ऊपर जो है, इन सभी के ऊपर कानून बनाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही निहित है, लेकिन ये काम जो है वो संसद की सलाह के बगैर नहीं करेगा, संसद के सलाह के बाद ही ये सारी चीज़ें करेगा। और इसी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और संसद की सलाह पर संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। एक अधिनियम पारित किया गया जिसे क्या बोला गया? निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1991। क्या क्वेश्चन बनेगा बताइए? निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम कब आया था? तो 1991 बनाया गया, जिसमें प्रावधान कर दिया गया सेवा शर्त के बारे में। बोला गया कितनी सैलरी होगी, बोला गया, क्या बोला गया, किस प्रकार से इनको पद से हटाया जाएगा, और क्या बोला गया, त्यागपत्र देना है तो किसको त्यागपत्र दे सकते हैं, प्लस दूसरी चीज़ है ये बोला गया कि इनका कार्यकाल कितना होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन आप लोगों को मिलेगा वो निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1991 में ही मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये क्लास को एंड करेंगे और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अनुच्छेद चल रहे हैं ये हम लोगों के आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो सेवा शर्त अधिनियम जो है, निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1991 जो है, इसमें हम लोगों को मुख्यतः दो धाराएं पढ़नी होती है, धारा 3 और धारा 4। ठीक है, जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में दिया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होंगी, पदावधि क्या होगी, त्यागपत्र क्या होंगे और किस प्रकार से इनको पद से हटाया जा सकता है, पद विमुक्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसमें धारा 3 में ये बोला गया कि यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि देखो जो भी सेवा शर्तें होंगी, किसकी सेवा शर्तें होंगी? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, मतलब भाई साहब 1+2 मैं आपको पहली बार से बता रहा हूं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त के जो वेतन भत्ते होंगे, सेवा शर्तों में आ जाएगा वेतन भत्ते, और जो भी शर्तें हैं, जो भी सेवा की शर्तें हैं वो बराबर होंगी किसके? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी सुविधाएं मिलती है, जो भी सेवाएं मिलती है, जो भी सैलरी मिलती है, जितनी भी सेवाएं, जो भी सिक्योरिटी मिलती है, सारी चीजें चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को भी मिलेगी। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही इनको माना जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया वेतन कितना? तो 2.5 लाख रुपए इनका वेतन, प्लस वेतन भत्ते में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन मतलब बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन मतलब ऐसे परिवर्तन जिसके कारण चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को हानि हो या उनको घाटा हो, तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर धारा 4 क्या बोलती है सर? तो धारा 4 बोलती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और इनकी पदावधि के बारे में बात करता है, और ये कहता है, ये देखिए, ये लगाइए स्टार। इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ना कि बताइए चुनाव आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, या अधिकतम कितने साल तक वो कार्य कर सकते हैं। तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 साल, और एज की बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, कब तक? 65 वर्ष की आयु तक ये काम कर सकते हैं, और जो इनका कार्यकाल होगा, एक बार जब नियुक्त कर दिया जाएगा तो 6 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये 6 साल कंप्लीट होने से पहले अगर उनकी आयु जो है, उनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष हो जाती है, तो उनका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, त्यागपत्र की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र जो है वो लिखित रूप में एक पेपर पर लिखकर राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने करी। ठीक है, जो अपना त्यागपत्र है वो भी राष्ट्रपति को ही ये देंगे। अगली बात, हटाने की प्रक्रिया मतलब मैंने आपको कहा ही था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दर्जा दिया गया। तो हटाने की प्रक्रिया में भी उन्होंने यही कहा कि उसी प्रकार से इन आयुक्तों को हटाया जाएगा, या मुख्य चुनाव आयुक्तों को उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस भी प्रक्रिया से हटाया जाता है संविधान के अंतर्गत, उसी प्रक्रिया से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। जो आधार होगा वो क्या होगा? वो आधार होगा साबित कदाचार या असमर्थता, मतलब आप उस पद पर बैठने के लायक नहीं हो, आप उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो, तो आपको पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। साबित कदाचार मतलब आपने अगर कुछ गलत किया हो तो। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें किस प्रकार से हटाया जाता है, बस ये 2 स्लाइडों में हम लोग इस लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करेंगे। और देखिए किस प्रकार से हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको जो भी प्रक्रिया है वही प्रक्रिया की विशेष बहुमत दोनों सदनों में, दोनों सदन फिर से बात वही आ गई, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब ये जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है ना विशेष बहुमत, इस शब्द को समझने के लिए एक अलग से लेक्चर लगता है। तो आप अभी समझिए कि 2/3 बहुमत मान लीजिए कि जो भी सदन में जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 लोग अगर कहे कि हटा दीजिए तो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप विशेष बहुमत को अभी बस इतना समझिए कि 2/3 बहुमत से हमें वो बिल को पास करना है। और ठीक है, तो जब ये दोनों सदनों से जब 2/3 बहुमत से अलग अलग पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा देगा। अब बात आती है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को तो हटा दिया, लेकिन अन्य जो 2 आयुक्त है, जैसे 1+2 मैंने आप लोगों को बताया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन अन्य जो आयुक्त है उनको हटाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान में जो हम लोगों ने अधिनियम बनाया उसमें कहा गया कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त कहे, मुख्य चुनाव आयुक्त सलाह देगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को बोलेगा कि निम्न आयुक्त या फलाना फलाना आयुक्त को अपने पद से हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति को अगर लगे कि इसे हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति की राय में ऐसा लगता है कि जो भी आधार है हटाने के वो सही है, तो राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। लेकिन ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब ये नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला कि इनको हटा दो, तो राष्ट्रपति ऐसा किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है कि उनकी बात माने। ठीक है, तो यही सारी चीजें, एक केस है ऐसा ही 2009 के समय का। देखिए यहां पर वही बोला गया, देखिए यहां पर समझ जाइए। इसके अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य चुनाव निर्वाचन जो आयुक्त है, मतलब ये 1+2 में जो 1 वाले हैं, ये जो है ये क्या करेंगे? सलाह देंगे राष्ट्रपति को कि इन 2 में से किसी एक को हटाना है। ठीक है, तो सिफारिश कर दी जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति की हटाना है कि नहीं हटाना है। यहाँ पर वही बोला गया कि राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि दिया गया तो मानना। यही मैंने बताया कि 2009 का एक केस है जब उस समय पर चुनाव होने वाले थे, लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। ठीक है, और उस समय पर मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे, जो 1+2 की जो संरचना है उसमें से जो ये 1 वाले जो व्यक्ति हैं उस समय पर इस गद्दी पर जो है वो बैठे हुए थे एन गोपाल स्वामी। ठीक है, एन गोपाल स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय, और उस समय हमारे देश की जो राष्ट्रपति थी या महामहिम जो हमारे देश की थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को एन गोपाल स्वामी के द्वारा सिफारिश की गई एक चुनाव आयुक्त, जो इनमें से इस पोजीशन पे जो बैठे हुए थे उनमें से एक थे नवीन चावला। ठीक है, तो नवीन चावला को हटाने के लिए सिफारिश की जाती है किसके द्वारा? एन गोपाल स्वामी के द्वारा प्रतिभा पाटिल को एक सिफारिश भेजी जाती है कि इनको हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में इनके बाद जो है वो नवीन चावला ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने सोचा कि इनको हटा दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास ऐसी सिफारिश भेजी गई। उस समय पर राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी सिफारिश मानने बाध्य नहीं हूं, और उनके द्वारा नवीन चावला को नहीं हटाया गया। ठीक है, बस लास्ट अनुच्छेद समझिए कि अनुच्छेद 324 सब क्लॉज 6 में क्या बोला गया? इन्होंने बोला गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे मतलब अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो विधानसभा के चुनाव जब होंगे तो चुनाव संपन्न कराने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो विधानसभा के चुनाव में राज्यपाल को निर्वाचन आयोग को अधिकार
सॉरी राज्यपाल को निर्वाचन आयोग है उसको अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए इस अनुच्छेद में कहा गया। ठीक, बस लास्ट स्लाइड है ये। नोट में क्या है कि देखिए, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। देखो, हमने इतनी देर से पढ़ा लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ये बनने के लिए क्या योग्यता रखनी चाहिए। ठीक, तो योग्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें पदावधि का भी वर्णन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन राष्ट्रपति अगर सेवा शर्त कुछ बनाता है तो वो किसकी सलाह पर बनाएगा? संसद की सलाह पर। ठीक है, तो संसद से बिल पास होगा और राष्ट्रपति के द्वारा सेवा शर्तें अधिनियम बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1991 ये बना दिया गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सेवानिवृत्त मतलब इनका जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा 6 साल प्लस 65 वर्ष की बात करें, तो ये जब कार्यकाल इनका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इन्हें किसी भी पद पर और नियुक्त किया जा सकता है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। आज सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से, अगर नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टेलीग्राम पर हम लोगों को मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जो भी है सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट को हम लोगों के द्वारा क्लियर किया जाएगा। और एग्जाम ओरिजिनल्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और जो भी आपके अगर कुछ सजेशंस है कि सर इस तरीके से कुछ अलग से बताइए, वो सारे सजेशंस भी हम लोग लेंगे। आप लोग हमें मैसेज करिए, जुड़िए हमसे, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।